ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। प्राचीन पुस्तकें शास्त्र जब भी उठाओ तब उन्हें इस विश्वास से मत उठाओ कि उन पुस्तकों के में दिए हुए प्रत्येक शब्द के गुलाम बन जाओ। ये स्वामी राम तीर्थ ने बात कही थी। ये प्राचीन पांडुलिपियों सहेजने की चुनौती, जो पुरानी आप देखिए पांडुलिपियां हैं उनकी बात की जा रही है। तो आप देखिए, भारत में प्राचीन पांडुलिपियां कितनी हैं, इसका सुसंगत अनुमान लगाना कठिन है। अनेक पांडुलिपियां अब भी संरक्षित नहीं है और इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 1.5 करोड़ पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया गया था कि ब्रिटेन के संग्रहालय में मुख्य रूप से 4 लाख पांडुलिपियां आज भी सुरक्षित हैं। यद्यपि वहां से अब तक 50,000 पांडुलिपियां मंगाई जा चुकी हैं। उनमें खगोल, गणित, ज्योतिष, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, रसायन, धातु विज्ञान, खेती किसानी, अस्त्र शस्त्र, आवागमन के साधनों से लेकर ईंधन की खोज और मानव मनोविज्ञान तक के धरातल की पड़ताल की गई है। पांडुलिपियों में सामाजिक जीवन की विविध पहलू भी संरक्षित हैं। और देखिए, यहाँ राज्यसभा की बात हुई है तो राज्यसभा के बारे में भी याद रखा करिएगा। और समझ रहे हैं आप लोग, संसद का भाग है राज्यसभा। क्या है? संसद का भाग है। भारतीय संसद का उच्च सदन है जिसे राज्यों की परिषद कहा जाता है। और आप लोगों को मालूम होगा कि 3 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहब मनोनीत करते हैं, बाकी सदस्यों का चुनाव आपके विधायकों के द्वारा होता है। ये भी याद रखिएगा। इसमें टोटल 245 मेंबर देखने को मिलेंगे। 233 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेट होते हैं। प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां कितनी महत्वपूर्ण है, इस सिलसिले में एक प्रसंग याद किया जाता है। एक संस्कृत के विद्वान को लंदन की इंडिया हाउस लाइब्रेरी में उपलब्ध नाट्य प्रदीप की पांडुलिपि की आवश्यकता थी और इस पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची में इस पांडुलिपि का नाम अंकित है। उनके एक मित्र लंदन आते जाते रहते थे। उन्होंने पांडुलिपि लाने का दायित्व उनको सौंप दिया। लंदन से लौटने पर उन्होंने नाट्य प्रदीप की पांडुलिपि एक गोल डिब्बी में दी। वे अचंभित हुए तो मित्र ने बताया कि इस डिब्बी में एक माइक्रोचिप है और इसे माइक्रोचिप फिल्म रीडर के माध्यम से कंप्यूटर पर खोलकर प्रिंट निकाला जा सकता है। 400-500 पृष्ठ की नागरी लिपि में हस्तलिखित पांडुलिपि उनके हाथों में थी। उन्हें संदेह हुआ कि नाट्य प्रदीप तो इतने पृष्ठों की नहीं है, फिर यह क्या है। मगर आप देखिए, घर आकर जब उन्होंने पांडुलिपि पढ़नी शुरू की तो उन्हें उनका संदेश सच निकला। वह नाट्य प्रदीप की पांडुलिपि नहीं थी। हालांकि पांडुलिपि के प्रति प्रथम दृष्टया प्रथम पृष्ठ पर शीर्षक और अन्य जानकारियां सूची के अनुरूप में ही थी। दरअसल वह महाकवि दंडी के 10 कुमार चरित्र के तीसरे खंड की अधूरी प्रति थी। और आप देखिए, वे संस्कृत विद्वान उनके अध्ययन मनन में लग गई और पूरी पांडुलिपि पढ़ने के बाद निष्कर्ष निकला कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य की कथा है। और कालांतर में उन्होंने इस विक्रमादित्य कथा का गद्यानुवाद करते हुए उपन्यास का रूप दिया। उपन्यास में खगोलीय घटनाओं और विक्रम संवत के प्रारंभ होने के विज्ञान सम्मत आख्यान तो है ही, विक्रमादित्य के इतिहास नायक होने के तथ्य भी है। और पांडुलिपियों के रूप में सुरक्षित ग्रंथों के शोध और संग्रह निरंतर होते रहे। वर्ष 1803 में इन ग्रंथों का सूचीपत्र तैयार करने की पहली शुरुआत एशियाटिक सोसाइटी ने की थी और इस सोसाइटी के चौथे अध्यक्ष H.T. कोलब्रुक ने सूचीपत्र तैयार करने के लिए प्रतिवर्ष अतिरिक्त अनुदान का प्रबंधन भी कराया। इसी क्रम में गवर्नर, ये आप देखते हैं कि एल्फिंस्टन ने जब संस्कृत ग्रंथों का अनुसंधान कराया तो ज्ञात हुआ कि 1840 में जितने ग्रंथ भारत में पाए गए उनकी संख्या ग्रीक और लैटिन भाषा के समस्त पश्चिमी और कतिपय एशियाई ग्रंथों से कहीं ज्यादा है। इसके पहले वर्ष 1830 में फेडरिक ने 350 संस्कृत ग्रंथों की सूची बनाई थी और वर्ष आप देखिए 1859 में बेल के शोध अनुसार इन ग्रंथों की संख्या 1300 हो गई। कालांतर में 1891 आते आते सियोगेर अल्फ्रेस्ट ने जो सूची बनाई उनमें इन संस्कृत पांडुलिपियों की संख्या 32,000 से ऊपर निकल गई। इसके बाद हर प्रसाद शास्त्री ने 40,000 पांडुलिपियों और 1916 में राहुल साकत्यायन ने याद देखिए 50,000 ग्रंथों की खोज कर सूचीबद्ध बना लिया। इस सूची पत्रों की तैयारी के बाद पांडुलिपि के शास्त्र के जर्मन ज्ञाता आप देखते हैं कि सिलगल ने
इन ग्रंथों का विषयवार वर्गीकरण किया और इस वर्गीकृत अध्ययन से ज्ञात हुआ कि एक ग्रंथ केवल एक विषय, एक धर्म या फिर अध्यात्म मात्र पर केंद्रित नहीं है, बल्कि इस वर्गीकरण से ग्रंथों के प्रकार और उनमें अंतर्निहित दर्शन सामने आए और इसे 13 वर्गों में विभाजित किया गया। वेदांगों से आगे पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र लिखे गए। उपनिषदों के माध्यम से अध्यात्म, खगोल शास्त्र और नैतिकता के दर्शन की स्थापना हुई। इसी क्रम में जैन और बौद्ध दर्शन से लेकर चार्वाक दर्शन तक सामने आए और इनमें प्रकृति से लेकर मानव वृत्तियों के उल्लेखों के मनोवैज्ञानिक दृष्टांत थे, पर आडंबरों पर प्रहार है। वर्ष 1951 में भारत की प्राचीनतम बक्सशाली पांडुलिपि को प्राचीनतम गणित की पांडुलिपि माना गया है। यह पांडुलिपि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के एक किसान को मिली थी। भोजपत्रों पर यह संस्कृत में लिखी गई है और इसके लेवल केवल 70 पृष्ठ मिले हैं, शेष नष्ट हो गए हैं। इसे 9वीं शताब्दी का लिखा माना जाता है, पर जब इसकी लिखावट की ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और वोलाडियन पुस्तकालय के शोधकर्ताओं ने रेडियो कार्बन डेटिंग की जांच की तो इसे 3री-4वीं शताब्दी का होना पाया गया और इसे निष्कर्ष निकाला गया कि ग्वालियर स्थित मंदिर की दीवार पर उत्तीर्ण शून्य का शिलालेख 9वीं शताब्दी का है और उसे भी पहले की यह पांडुलिपि। इसमें एक ऐसे बिंदु का उल्लेख है जो शून्य का प्रतिनिधित्व करने वाला अब तक का सबसे प्राचीन प्रतीक है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राध्यापक मार्कस डू सोताया ने प्रतिपादित किया कि आज हम जिस शून्य का प्रयोग करते हैं वह प्राचीन भारत में प्रयोग में लाए गए बिंदु से भी विकसित हुआ और इस पांडुलिपि का आरंभिक लेखन शारदा लिपि में। यह लिपि 8वीं से 12वीं शताब्दी तक दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों और कश्मीर के भूखंडों में प्रचलित थी। शारदा लिपि संस्कृत के निकट मानी जाती है। ऋग्वेद में इन लिपियों के प्रारंभिक विकास पन्नीय और मग समुदाय के लोगों के द्वारा किए जाने के उल्लेख हैं और इस पांडुलिपि में गणितीय नियमों, उनके आने वाली समस्याओं के हल उदाहरण सहित उपलब्ध हैं। अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित भी इसमें मिलते हैं। वर्गमूल, घनमूल, स्वर्ण की गणना के साथ आय, व्यय, ब्याज, सरल समीकरणों का उल्लेख भी इसी पांडुलिपि में है और बक्सशाली पांडुलिपि में लिखे जाने से बहुत पहले से ही भारतीय मनीषियों ने इन गणितीय वैदिक ज्ञान के सूत्रों को श्रुति परंपरा से मौखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति में ग्रहण करा दिया। यही कालांतर में लिखित और मौद्रिक रूपों में हमारे समक्ष है। दुनिया ने मान लिया कि ऋषि ऋग्वेद के सूक्त और मंत्र सबसे प्राचीन मौखिक और भोजपत्रों पर लिखित आख्यान है। भृगु संहिता भी एक प्राचीन पांडुलिपि है और जिसकी मूल प्रति होशियारपुर में आज भी सुरक्षित है और इसमें ग्रह नक्षत्रों के आधार पर व्यक्ति का भूत और भविष्य बचाने का दावा भी किया जाता है। रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृत की 4000 से 75,000 वर्ष तक का प्राचीन माना है और इनमें सबसे उत्साहजनक दृष्टिकोण अविनाश दत्त का है। वे ऋग्वेद को 50 से 75,000 वर्ष पुराना मानते हैं। बहरहाल प्राचीन पांडुलिपि का संरक्षण जरूरी है, हाँ, और इसका अध्ययन भी जरूरी है। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं। एपे दर्शन से परे प्रेरणा। तो आप देखते हैं कभी कभी जीवन एक ऐसे बिंदु पर आ खड़ा होता है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और रास्ते धुंधले और मन किसी अनकहे उत्तर की तलाश में भटकता है। ऐसे ही क्षणों में भीतर कहीं कोई हल्की सी रोशनी जलती है, कोई विचार, कोई बेचैनी, कोई चुप्पी जो धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने के लिए कहती है। उसी मौन रोशनी का नाम है प्रेरणा। यह केवल कोई मनोवैज्ञानिक उत्तेजना नहीं है, यह दरअसल वैसी जीवन चेतना है जो व्यक्ति को शून्यता से सृजन की ओर, संशय से संकल्प की ओर, निष्क्रियता से नवाचार की ओर ले जाती है। और यह कोई ऊंचा आदर्श नहीं है, बल्कि भीतर से उठती एक चिंगारी है जो तमाम अंधेरों के बावजूद जलती रहती है। प्रश्न यह है कि क्या यह प्रेरणा आती कहाँ से है? क्या वह बाहर से किसी प्रेरक वक्तव्य, किसी आदर्श चरित्र या किसी सामाजिक प्रशंसा के रूप में आती है, या फिर आप देखिए वह भीतर जन्म लेती है एक मौन ज्योति के रूप में जो संकल्प और संयम के अंधकार में भी प्रकाशित रहती है। आज के समय में जब हम हर ओर प्रतिस्पर्धा, प्रदर्शन और मान्यता की होड़ मची है तो प्रेरणा को भी बाहरी मानकों से जोड़ दिया गया। आज प्रेरणा भी एक द्रस्त उत्पाद बन गई है। लोग केवल उतना ही करते हैं जितना उन्हें दिखाई देता है और उतना ही बोलते हैं जितना उन्हें सराहा जाए। नतीजन प्रेरणा का स्रोत धीरे धीरे ब्रह्मा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर समर्थक पसंदगी का चटका, पुरस्कार और प्रसार इसकी नई इकाइयाँ हैं, पर यह प्रेरणा नहीं है, अपेक्षा है। और अपेक्षा से उत्पन्न कर्म आमतौर पर अस्थायी होता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म
फल हेतु भूर्मा ते संगो कर्मणि। यह श्लोक उस गहन सिद्धांत को प्रकट करता है जहाँ पेड़ा किसी फल की प्राप्ति से नहीं बल्कि खुद कर्म की पवित्रता से जन्म लेता है। यह पेड़ा भीतर से उठती है और जहाँ कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, फिर भी व्यक्ति अपने कार्य में रत रहता है क्योंकि वह जानता है कि यह उसका धर्म है। और यही भीतर से उपजी पेड़ा है जो फल की अपेक्षा किए बिना भी कर्मरत रहती है। और देखिए एक और बात बता दूं आप लोगों को, भैया मैं संस्कृत का ज्ञाता नहीं हूं, तो अगर कहीं संस्कृत का कुछ होता है तो बता दिया करिएगा, अर्थ भी आप लोग बताया करिएगा। भीति पेड़ा आत्मबोध से जन्म लेती है, एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति न केवल यह जानता है कि वह क्या कर रहा है बल्कि यह भी कि क्यों कर रहा है। और यह पेड़ा आत्मा की वह अग्नि है जो बाहरी हवा से नहीं भीतर की चिंगारी से जलती है। और आप देखिए यह लौ वह शक्ति है जो ना देखे जाने पर भी जलती रहती। इसी भीतर से उठनी प्रेरणा से बुद्ध को ज्ञान की ओर, विवेकानंद को समाज उत्थान की ओर और कल्पना चावला को अंतरिक्ष की ओर बढ़ने का संबल दिया है। और यही वह मौन शक्ति है जो गांधी को सत्याग्रह की राह पर ले जाती है, अब्दुल कलाम को प्रयोगशालाओं में रातों गुजारने की शक्ति देती है और एक माँ को थकावट की हर सीमा लागने की हिम्मत देती है। भीतर से उपजी प्रेरणा निरंतर बहती है, वह किसी मान्यता की मोहताज नहीं होती है। वह तब भी जीवित रहती है जब कोई देखने वाला नहीं होता है और जब भी गतिशील रहती है जब संसार मौन हो। भीतर से उपजी प्रेरणा हमें दूसरों की नकल नहीं करने देती बल्कि हमारे अपने मौलिक स्वरूप को उजागर करती है। यह प्रेरणा हमें प्रतिस्पर्धा से परे सृजन की ओर ले जाती है। इसलिए प्रेरणा का स्रोत तय करता है कि हमारा जीवन दिशा में बहेगा या दिशा भ्रम में उलझेगा। और हमने इतिहास में ऐसे कई अनेक उदाहरण देखे जहां व्यक्ति ने विपरीत परिस्थितियों में भी अद्भुत कार्य कर दिखाया क्योंकि उनकी प्रेरणा बाहर नहीं थी। हालांकि बाहरी प्रेरणा की भूमिका को भी पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है, वह दिशा देती है, कभी कभी गति भी, मगर यह प्रेरणा अक्सर क्षणिक होती है। जैसे ही वाहवाही का शोर थमता है वह ऊर्जा भी धीमी पड़ने लगती है। बाहरी प्रेरणा तब तक प्रभावी है जब तक कि उसका स्रोत हमारे सामने जीवित है। जैसे ही वह स्रोत छूटता है, चाहे वह पुरस्कार हो, प्रशंसा हो या लोकप्रियता, हमारा उत्साह भी मुरझाने लगता है और तब कर्म कोई रचनात्मक यात्रा नहीं रह जाता है बल्कि एक गणना बन जाता है, एक सौदेबाजी जहां कर्म फल के लिए होते हैं ना कि कर्म के लिए। और जब संपूर्ण प्रेरणा बाहर से आने लगे तो व्यक्ति एक तरह से आप देखिए दृश्य उपलब्धियों का बंदी बन जाता है। वह जो करता है वह इसलिए नहीं करता कि वह ठीक है बल्कि इसलिए कि वह प्रशंसनीय देखे। धीरे धीरे वह स्वयं से कटने लगता है, उसकी दिशा समाज तय करता है, संकल्प नहीं। और आप देखिए बाहरी प्रेरणा रास्ता दिखा सकती है लेकिन चलने की ताकत भीतर से ही आती है। फिर जब प्रेरणा भीतर से उठती है तब व्यक्ति थमता नहीं है, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। वह काम करता है क्योंकि वह उसकी धर्म है। क्या उसका धर्म है? वही उसका उत्तर है अपने आप से। आखिर प्रश्न यह नहीं है कि प्रेरणा कहाँ से आती है, बाहर से या भीतर से, बल्कि यह है कि हम किस प्रेरणा को अपने जीवन की दिशा बनने देते हैं। जो प्रेरणा केवल दिखावे से संचालित हो तो वह कब तक टिकेगी, और जो प्रेरणा आत्मा की भाषा में बोले वह कैसे चुप रह सकती है। मैं आप लोगों से कहता हूं कि आपका भी धर्म है क्या? पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। लेकिन लोग ईमानदारी से पढ़ते कहाँ हैं, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत सारे लोग तो आप देखते हैं कि स्टेट पीसीएस सिविल सर्विस की तैयारी दिखावे के लिए करते हैं, और वो दिखावे के लिए करते हैं तो उनका दिखावा भी समाप्त हो जाता है। संतुलन का संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की भारत यात्रा ऐसे समय हुई है जब पारस्पर शुल्क को लेकर दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। चीन के साथ अमेरिका की तनातनी दिनों दिन तल्खी होती गई है। भारत में भी अमेरिका के साथ बिगड़ते संबंधों के कयास लगाए जाने लगे थे, मगर जेडी वेंस के साथ बातचीत से द्विपक्षीय व्यापार, शुल्क, क्षेत्रीय सुरक्षा, रणनीतिक और प्रतिरक्षा सहयोग पर कई तरह की आशंकाएं दूर होने की उम्मीद है। और इससे यह भी भरोसा बढ़ा है कि आने वाले समय में अमेरिका के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ रहने वाले हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन के पारस्परिक शुल्क लगाने के फैसले पर भारत ने कभी कोई तीखी टिप्पणी नहीं की, और उसने अब देखिए अमेरिकी मंशा के अनुरूप कई चीज़ों पर शुल्क घटा भी दिए थे। फरवरी में प्रधानमंत्री ट्रंप से मुलाकात के लिए अमेरिका गए थे, तभी उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार समझौते की पेशकश की थी जिसे अमेरिका ने हर्ष स्वीकार कर लिया, और दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का संकल्प लिया। फिलहाल दोनों के बीच व्यापार $190 अरब है। गौरतलब है कि भारत और अमेरिका अब द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने के लिए बातचीत कर रहे हैं जिसमें शुल्क और बाजार पहुंच सहित कई मुद्दों पर के हल की उम्मीद है। हालांकि अभी अमेरिकी प्रशासन ने अपनी शुल्क दरों को लागू करने की तिथि 90 दिनों के लिए टाल दी, पर इससे दुनिया की चिंताएं दूर नहीं हुई हैं, और इसके बरकस चीन ने अपने नए व्यापारिक साझेदार तलाशने शुरू कर दिए। उसने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ा दी।
ऐसे में न केवल उन देशों के सामने शुल्क दरें बढ़ने से व्यापारिक गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की चिंता बढ़ गई, बल्कि चीन के बदलते पैंतरे से अमेरिका के माथे पर भी बल पड़ने शुरू हो गए। भारत के साथ रिश्ते खराब होने से उसे भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, मगर भारत ने शुरू से अमेरिका के साथ अपने संबंधों में किसी तरह की ठंडक नहीं आने दी। वेंस की भारत यात्रा से 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के विशेषाधिकार प्राप्त सहयोगी एलन मस्क से फोन पर बातचीत की थी, और जिसमें तकनीकी सहयोग व्यापारिक संबंधों में मजबूत लाने के लिए संकल्प दोहराए गए थे। इस तरह वेंस की भारत यात्रा का आधार पहले से तैयार था और उसी के अनुरूप उन्होंने बातचीत को आगे बढ़ाया। भारत न केवल अमेरिका के लिए बड़ा बाजार है, बल्कि बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है, और अमेरिका के पारस्परिक शुल्क थोपने से भारत की कृषि, प्रसंस्कृत खाद्य, वाहनों के पुर्जे, उच्च स्तरीय मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और आभूषण के क्षेत्र में बड़ा झटका लगने की आशंका बढ़ गई थी। तो अमेरिका के लिए दवा, आभूषण आदि क्षेत्रों में बड़े नुकसान का कयास था। एलन मस्क खुद भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया है, इसलिए वेंस की यात्रा दोनों देशों की जरूरतों के मद्देनजर हुई है। अब यह अमेरिका पर है कि वह किस तरह भारत सहित दूसरे देशों के साथ अपनी शुल्क नीति में संतुलन साधने का प्रयास करता है। भारत की चिंताएं व्यापार के अलावा दूसरी भी है, और जिनमें वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों की सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार, वीजा में सहूलियत बढ़ना भी शामिल है। वेंस की यात्रा से संबंधों में संतुलन बनना शुरू हो गया है। ये आप देखें, हमारा प्यारा भारत, ये चाइना है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी। ये हमारा प्यारा भारत है पृथ्वी पर। ये चाइना, यहाँ आप लोग जाएंगे तो अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा। यूनाइटेड स्टेट, ये वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। ये आप देखें, न्यूयॉर्क शहर देखने को मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है ना न्यूयॉर्क। सेहत का पाठ, दुनिया भर में लगभग सभी देशों में स्कूली बच्चों की सेहत को लेकर बहुस्तरीय कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जरूरी होने पर आप देखिए नियम कायदे भी लागू किए जाते हैं। इसके बावजूद आज भी बहुत सारे देशों में स्कूल परिसरों उसके आसपास उपलब्ध खान पान की चीज़ें विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कैसा असर डालेंगी उसे ध्यान में रखकर कई ठोस नियम लागू नहीं किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को की ताज़ा वैश्विक शिक्षा रिपोर्ट में यह तथ्य उजागर भी हुआ कि केवल 60% देशों के स्कूलों में भोजन और पेय पदार्थों को बेनियमित करने वाले कानून और मानक हैं। यानी आज भी ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ बच्चों को खाने पीने के सुरक्षित सामान नहीं मिलते हैं। करीब 40% देशों की सरकारें इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। असुरक्षित खाद्य और पेय पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने के उपाय नहीं किए गए। हमारे देश में आप देखिए खबरें आती रहती हैं ना कि बच्चों ने आप देखिए स्कूल में खाना खाया, बीमार हो गए। पढ़ते रहते हैं कि नहीं पढ़ते रहते हैं, तो उसी की बातें हो रही हैं आप देखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में आप देखते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यूनेस्को की बात करें तो द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। यह छिपा नहीं कि स्कूल परिसर या उसके आसपास के ऐसे डिब्बाबंद खाद्य एवं पेय पदार्थ आसानी से मिल जाते हैं जिनके लगातार सेवन की वजह से बच्चों में मोटापा, अन्य प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं खड़ी होती हैं। और इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर कोई ठोस मानक या कानूनी व्यवस्था न होने की वजह से स्कूल प्रबंधन भी खान पान की ऐसी चीज़ों की बिक्री की अनदेखी करते हैं। हालांकि इसे लेकर आए दिन सरकार के संबंधित महकमों की ओर से स्कूल को निर्देश जारी किए जाते हैं। वे अपने परिसर में या उसके आसपास उन खाद्य या पेय पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए जो बच्चों की सेहत के लिए जोखिम है। विडंबना है कि इस मसले की गंभीरता को जानते बूझते भी ना तो सरकार की ओर से अपेक्षित सख्ती बरती गई, ना ही स्कूलों ने अपनी ओर से कोई गंभीरता दिखाई। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि वैश्विक स्तर पर पैदा हो रहे संघर्ष के हालात और अस्थिरता की वजह से जिस तरह खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसके बीच पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना स्कूली बच्चों की सेहत के साथ शिक्षा के क्रम को जारी रखने, उसे बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के जनसत्ता में जो संपादकीय पाठ है उसकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई मेरे लिए सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।